बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं और जो मैकेनिज्म्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो नोमेनक्लेचर में आएगी, फिर SN1 SN2 मैकेनिज्म और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड सबसे पहले नंबर पे है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को हम डिस्कस करते हैं। इसमें वो कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है, हैलोजन को X से शो किया जाता है, वो कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है, अगर वो डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप या एक कार्बन से अटैच है तो हम उसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, अगर वो डायरेक्टली दो कार्बन से या दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो ये बेटा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। और इसी तरह वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, हैलोजन से अटैच है, वो डायरेक्टली तीन अल्काइल या तीन कार्बन से अटैच है तो वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। तो प्राइमरी को P के ऊपर डिग्री या 1 के ऊपर डिग्री से शो करते हैं, सेकेंडरी को 2 के ऊपर डिग्री या S के ऊपर डिग्री से शो करते हैं, और टर्शरी को 3 के ऊपर डिग्री या T के ऊपर डिग्री से शो करते हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास आ गया। अब मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इन एग्जांपल्स की मदद से हम डिस्कस करते हैं कि ये कंपाउंड्स कौन से हैं और ये किस क्लासिफिकेशन में, किस कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो देखें जी, ये बेटा 4 कार्बन है। 4 कार्बन में सेकंड कार्बन पर क्लोरीन अटैच है। इस कंपाउंड का नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकंड कार्बन से सेकेंडरी, या आप ये कह लें कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, क्लोरीन अटैच है, वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, तो सेकेंडरी जो है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, इसलिए उसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की एक एग्जांपल आ गई बेटा हमारे पास। इसी तरह यहां पे देखें, ये टोटल 4 कार्बन है और इसमें जो है ना वो पहले कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है। इस कंपाउंड का अपना नेम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये बेटा इसका कॉमन नेम है, जो मैंने पहले बताया वो भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन इसकी कैटेगरी कौन सी है क्लासिफिकेशन के लिहाज से जो ऊपर लिखी हुई है। ये कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा के साथ डायरेक्टली एक बीटा कार्बन है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से नीचे यहां पे देखें, ये जो कंपाउंड है जिसमें कार्बन के साथ 3 मिथाइल हैं और ब्रोमीन अटैच है, इस कंपाउंड का नेम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड नाम से जाहिर है कि ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। कैसे है जी, कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो इट बिकम अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और लास्ट वन जो है, ये इस कंपाउंड का अपना नेम है नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब कई बच्चे इसे कह देते हैं कि जी ये क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड है। क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड होता ही नहीं है। ये कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है, तो जो बीटा कार्बन मैंने यहां पे लिखा हुआ है दैट इज क्वाटरनरी कार्बन। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन है और अल्फा के साथ डायरेक्टली एक बीटा कार्बन अटैच है, देन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ एक बीटा कार्बन अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
तो बेटा ये 3 कैटेगरीज की एग्जांपल आ गई, इनके अपने नेम भी मैंने बता दिए। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका आईयूपीएसी नेम है 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन की वजह से। इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, 1 पे क्लोरो है और 2,2-डाइमिथाइल है, 1-क्लोरो-2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ये इनके आईयूपीएसी नेम भी साथ मैंने बता दिए, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के हिसाब से भी इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं इसकी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, उन एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा जी, पहला एमसीक्यू बेटा आपके सामने है, कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, इसमें आप देखें जी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, तो एक CH3 से दूसरे CH3 तक टोटल 5 कार्बन है, और सेकंड पे ब्रोमीन अटैच है, तो ये 2-ब्रोमो बन जाएगा। अब उसमें 2 मिथाइल भी अटैच है बेटा, तो 2 पे ब्रोमो, क्योंकि हमने ब्रोमीन को प्रेफर करना है, मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, ब्रोमीन भी अटैच है, तो प्रेफरेंस हैलोजन ग्रुप को है, अल्काइल ग्रुप की प्रेफरेंस बाद में है, तो 2 ब्रोमो बन गया और 3 और 4 डाइमिथाइल बन जाएगा, तो ये 3,4 डाइमिथाइल। तो पहले ब्रोमो, चूंकि बी से स्टार्ट हो रहे तो वो पहले लिखा जाएगा, तो 2 ब्रोमो 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो बेटा यहाँ पे देखिए पहली ऑप्शन है 2,3 डाइमिथाइल, गलत हो गया, नाम लिखे गलत हुआ है, ब्रोमो पहले आना था। फिर बीटा ऑप्शन है 2 ब्रोमो और फिर लिखा है 2,2 डाइमिथाइल, ये भी गलत हो गया। 2 ब्रोमो के बाद 3,4 डाइमिथाइल है, तो ये चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है, और डेल्टा ऑप्शन में 3 ब्रोमो लिख दिया, वो भी गलत हो गया। तो बेटा चार्ली ऑप्शन इसका आंसर बनेगा 2 ब्रोमो 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है चार्ली ऑप्शन। ये बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोथेन। हेलोथेन का बड़ा स्ट्रक्चर दिया है उसने, द करेक्ट नेम ऑफ द हेलोथेन अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी इज। ये बेटा हम इसके ऑप्शंस को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैंने इस स्ट्रक्चर को लिख लिया है, हम इसके आईयूपीएसी नेम को बनाते हैं। ये बेटा अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा हेलोजेन्स आ जाएं तो फिर आप उसको कैसे प्रेफर करेंगे, किसको स्मॉलर नंबर किसको लार्जर नंबर प्रोवाइड करना है। तो बेटा अगर एक से ज्यादा हेलोजेन्स आ रहे हो तो जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसका स्मॉलर नंबर होगा, जैसे फ्लोरीन F से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है, ब्रोमीन B से शुरू होता है, तो अब अल्फाबेटिकली फ्लोरीन सबसे बाद में आ रहा है, तो फ्लोरीन वाले कार्बन का नंबर 1 हो जाएगा और दूसरे कार्बन का नंबर 2 हो जाएगा। अब फ्लोरीन का तो नंबर 1 हो गया, लेकिन जब आपने इसका नेम लिखना है तो फिर अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी सबसे पहले आप उसे लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है। तो ब्रोमो बी से शुरू होता है, 2 पे ब्रोमो है बेटा, 2 कार्बन पे ही क्लोरो है, तो 2 क्लोरो बन गया। दो कार्बन की वजह से इथेन है, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो आ चुका है, 2 कार्बन की वजह से इथेन है, लेकिन पहले कार्बन के साथ फ्लोरीन भी है, तो 1,1,1 ट्राई फ्लोरो इथेन। ये बेटा इसका आईयूपीएसी नेम बन गया 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1,1,1 ट्राई फ्लोरो इथेन। तो अब हम देखते हैं कि ये किस ऑप्शन के साथ मैच करता है। तो बेटा पहली ऑप्शन है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1,1 ट्राई फ्लोरो इथेन, ये पहली ऑप्शन ही मैच कर गई, यही इसका आंसर है बेटा, क्योंकि बीटा ऑप्शन में 2,2,2 ट्राईफ्लोरो लिखा हुआ है, नंबरिंग गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन में 1,1,1 ट्राईफ्लोरो लिखा हुआ है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा गया, और डेल्टा ऑप्शन में 1 क्लोरो 1 ब्रोमो लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया, इसमें भी नंबरिंग ठीक नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर है अल्फा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। जी बेटा आपके सामने कंपाउंड दिया गया है, ये मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था, इसका जो कॉमन नेम है वो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, लेकिन अभी उसने आईयूपीएसी नेम पूछा हुआ है, तो आईयूपीएसी नेम में जो लॉन्गेस्ट चेन उसमें 3 कार्बन है, पहले कार्बन से क्लोरीन अटैच है क्योंकि क्लोरीन वाले कार्बन को प्रेफर किया जाएगा, और 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल बाद में आएगा, 1 क्लोरो पहले आएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बेटा अल्फा ऑप्शन ही मैच कर रहा है,
क्योंकि बीटा ऑप्शन में 1 क्लोरो 2 मिथाइल तो लिखा लेकिन आगे ब्यूटेन लिख दिया। चार्ली ऑप्शन में कॉमन नेम लिखा हुआ है, वो उसने पूछा नहीं है, और 2 मिथाइल 3 क्लोरोप्रोपेन ये भी नहीं बनता। तो फिर जो इसका करेक्ट IUPAC नेम अल्फा ऑप्शन 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। जी बेटा जी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स कितने रिएक्टिव हैं, इसके लिए हमारे पास दो कैटेगरीज हैं जिनकी बेस पे हमने डिसाइड करना है। पहली जो कैटेगरी है वो है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आप उसे कह लें, और दूसरे नंबर पे बॉन्ड पोलैरिटी के बॉन्ड्स पे कितने ज्यादा पोल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, वो जितने बॉन्ड्स एक मोल में किसी कंपाउंड के मौजूद हैं उन सबको ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन आ गई बेटा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है वो 467 कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड के लिए होती है। दूसरे नंबर पे कार्बन हाइड्रोजन है, वो 413 होती है, यहां मेंशन नहीं की। तीसरे नंबर पे कार्बन क्लोरीन आ जाता है, फिर कार्बन ब्रोमीन आ जाता है, फिर कार्बन आयोडीन आ जाता है। मैंने उनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। कार्बन फ्लोरीन की 467 है, कार्बन क्लोरीन की 346 है, कार्बन ब्रोमीन की 290 है, और कार्बन आयोडीन की 228 है। अब यहाँ पे शो हो रहा है कि सबसे कम बॉन्ड एनर्जी कार्बन आयोडीन की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये एक रिलेशन है बॉन्ड एनर्जी का और रिएक्टिविटी का। जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि अल्काइल हैलाइड ने तब तक रिएक्शन नहीं करना जब तक पहले वाले बॉन्ड नहीं टूटेंगे। अब पहले वाले बॉन्ड में सबसे वीक बॉन्ड किसका, कार्बन आयोडीन का, तो कार्बन आयोडीन जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जल्दी रिएक्शन कर लेगा, तो इट शुड बी मोस्ट रिएक्टिव। तो फिर ऑर्डर हमारे पास ये बना कि अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड। तो ये एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा हमारे पास आ गया। इसकी बेस पे हमने कह दिया कि जी अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन फिर बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पे हम डिस्कशन करते हैं। बॉन्ड पोलैरिटी में बेटा कार्बन फ्लोरीन जो बॉन्ड पोलैरिटी किस बेस पे डिसाइड होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में 4.0 और कार्बन 2.5, डिफरेंस इनमें 1.5 का आ रहा है। यहां पे कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन 3.0, कार्बन 2.5, 0.5 का डिफरेंस है। कार्बन और ब्रोमीन में 2.8, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की 2.5, डिफरेंस 0.3 का रह गया। और कार्बन आयोडीन में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है 2.5। अब यहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड में है, यानी सबसे ज्यादा पोल्स जो है वो कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेफिनेशन क्या है कि द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन छीन लेगा कार्बन से, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनने की वजह से फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ज्यादा और कार्बन पे पॉजिटिव। कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा पोलर होने की वजह से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद क्लोरीन का, फिर कार्बन ब्रोमीन का, देन कार्बन आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल फ्लोराइड को होना चाहिए था। अब अगर पहले ऑर्डर को देखा जाए और दूसरे ऑर्डर को देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस ये है कि बिल्कुल उलट है। यहाँ अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब दोनों में चूंकि रिएक्टिविटी का फर्क बिल्कुल उलट हो गया है, तो अब हम किसको डिसाइड जो है वो करें कि कौन सा वाला ऑर्डर ठीक है। तो बेटा हमें ये पता चलता है एक्सपेरिमेंट्स से जो हमें एनर्जी मिलती है या जो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा जो है ना वो एग्जैक्ट होती हैं। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं ये थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं। तो थ्योरेटिकल वैल्यूज की बेस पे अल्काइल फ्लोराइड को रिएक्टिव होना चाहिए था, लेकिन उसका तो बॉन्ड इतना स्टेबल है, उसका बॉन्ड स्टेबल है जिस वजह से वो जल्दी रिएक्शन नहीं करता। तो फिर इस वाली जो ऑर्डर को जो कि बॉन्ड एनर्जी की बेस पे है हम उसे ठीक मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्काइल आयोडाइड वाला जो सबसे रिएक्टिव ऑर्डर वाला जो ऑर्डर हमने लिखा हुआ है वो सब ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू अल्काइल फ्लोराइड के। तो अब डिसाइड हो चुका है कि अल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है बेटा, तो देखें जी। पहला एमसीक्यू है बेटा, experiment have shown that the strength of the carbon halogen bond is the main factor which decides the reactivity of the alkyl halide। जो बात मैंने भी बोली कि एक्सपेरिमेंट्स हमें बता देते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो अल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है बेटा। which of the following alkyl halide is least reactive, कहता लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो RF सबसे पहले है,
फिर RBr दूसरी ऑप्शन है, RCl तीसरी ऑप्शन है और RI चौथी ऑप्शन है बेटा। तो इस बेस पे अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव है, जो मैंने अभी आपको ऑर्डर समझाया था। ये बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने नाम से जाहिर है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पहले से एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, पहले वाले न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर देगा, खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो हम इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है, और केमिस्ट्री में से सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा इसकी दो टाइप्स हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास है वो है SN2 और दूसरे नंबर पे है SN1। SN2, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 2 फॉर बायमोलेकुलर, दो मॉलिक्यूल वाला, बाय मीन 2, मोलेकुलर मीन मॉलिक्यूल वाला, दो मॉलिक्यूल वाला रिएक्शन। पहले मैं रिएक्शन समझाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। हर पॉजिटिव चार्ज कैरियर स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल होती है, हर नेगेटिव चार्ज स्पीशी जो है वो न्यूक्लियोफाइल होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, मेटल इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। तो हर पॉजिटिव चार्ज कैरियर यानी नॉन मेटल पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल, और हर नेगेटिव चार्ज कैरियर न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा ये रिएक्शन है हमारे पास। यहाँ पे मैंने CH3Cl मिथाइल क्लोराइड को एक्सपैंड करके उसके सारे बॉन्ड्स को लहदा लिख लिया है। क्लोरीन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी आपको वैल्यू बताई थी, क्लोरीन 3.0, कार्बन 2.5। डिफरेंस है क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब मैंने भी बोला नेगेटिव चार्ज कैरियर न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पे क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, E पॉजिटिव से शो किया जाएगा। अब ये एक हमारे पास कंपाउंड आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, अल्काइल हैलाइड आ गया। न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाह रहा है, न्यूक्लियोफाइल है OH। OH अटैक करना चाहता है किस पे? कार्बन पे। ये जब सामने से अटैक करना चाहता है, क्या मतलब जी सामने से? जिधर पहले से न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, यानी इधर से OH अटैक नहीं कर सकता कार्बन पे। OH ऑपोजिट साइड पे आया, जिधर क्लोरीन नहीं है उधर से अटैक करना है बेटा। OH जब कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड पहले से बना हुआ था वो टूटना शुरू हो जाएगा और OH के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। एक इंटरमीडिएट स्टेज डेवलप होगी। उस इंटरमीडिएट स्टेज में हमने कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन थे वो लहदा फुल बॉन्ड से शो किए हैं, लेकिन क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो डॉटेड लाइन से शो किया गया है। OH के साथ जो नया बॉन्ड बन रहा है वो भी डॉटेड लाइन से शो किया गया है। तो ये जो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज भी कह सकते हैं, इसमें डॉटेड लाइन ट्रू बॉन्ड्स नहीं है। अब थोड़ी देर बाद, कुछ लम्हों के बाद, क्लोरीन के साथ बॉन्ड मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा, OH के साथ बॉन्ड बन जाएगा और ये सूरत हाल आ चुकी होगी। चूंकि OH ने इधर से अटैक किया था तो OH इधर आ जाएगा और उसकी वजह से सारे हाइड्रोजन दूसरी साइड पे चले जाएंगे, क्लोरीन सेपरेट हो गया। जो क्लोरीन यहां से सेपरेट हुआ है दैट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। वो छोड़ के जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए लिविंग ग्रुप उसे कहा जाता है बेटा। ये था रिएक्शन। इसमें 2 मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया, एक न्यूक्लियोफाइल ने जो कि यहाँ पे OH है और एक अल्काइल हैलाइड ने। तो अब हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इट इज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल वाला रिएक्शन है, यानी न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड। दूसरे नंबर पे इसके स्लोएस्ट स्टेप में ये RDS था, RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज कॉल्ड स्लोएस्ट स्टेप। इसके स्लोएस्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे थे, तो इस वजह से इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जो कि यहां पे शो भी हो रहा है, दिस वन।
सेकंड ऑर्डर। ये हमें कैसे पता चलता है? रेट इक्वेशन से। रेट इक्वेशन किसके लिए लिखी जाती है? स्लोएस्ट स्टेप के लिए, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के लिए। तो उसमें दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, यानी RX अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इससे रिलेटेड ये वाला पॉइंट आ गया बेटा। अब इसमें बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो होना चाहिए, क्योंकि वो जब अटैक करेगा तो पहले वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। यानी ये वाला रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, यानी अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन नहीं होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा हम यूज करते हैं इसमें। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है sp3 से sp2, दोबारा फिर sp3 हो जाती है, लेकिन हम उसके पहले पार्ट को लिखते हैं और इसी से रिलेटेड MCQ भी आता है। तो देखें जी, यहां पे कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड हैं। जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है बेटा। फिर जब यहां पे आते हैं, ट्रांजिशन स्टेज में आते हैं बेटा, उस ट्रांजिशन स्टेज में कार्बन के 3 ट्रू बॉन्ड हैं और 2 डॉटेड लाइन से शो किए हैं, वो ट्रू बॉन्ड्स नहीं है। तो ट्रू बॉन्ड चूंकि 3 रह गए हैं और 3 जब कार्बन के सिग्मा बॉन्ड होंगे तब हम उससे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहेंगे। तो इस वक्त हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो चुकी है, चाहे चंद लम्हों के लिए सही, चेंज हुई है sp3 से sp2 और फिर दोबारा से वो sp3 हो जाती है। जब OH ग्रुप आ जाता है क्लोरीन की जगह पे, कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं, दोबारा से sp3 हो जाती है। तो हम ये कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है, चाहे कुछ देर के लिए सही, sp3 से sp2। ये पॉइंट आ गया बेटा। सेकंड लास्ट पॉइंट है, इट इज स्पेसिफिक फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सबसे तेजी से रेडिली जो रिएक्शन शो करते हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी भी शो करते हैं लेकिन थोड़े स्लो, और टर्शरी ना होने के बराबर या वेरी 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 स्लो रिएक्शन शो करते हैं। तो फिर मैंने इनका लिख दिया है कि स्पेसिफिक फॉर प्राइमरी है बट सेकेंडरी कैन आल्सो शो दिस, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में टर्शरी सबसे एंड पे चला गया है, जो कि यहां पे लिखा हुआ मैंने। सबसे जल्दी शो करेंगे प्राइमरी, RCH2X शो कर रहा है बेटा। और आखिरी पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है बेटा? इसको बच्चों को मैं हाथ से समझाता हूं कि अगर ये हाथ इस तरह से है, इस तरह से डिस्कस किया जाए कि इस हाथ की उंगलियां अभी राइट साइड पे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस हाथ को इस तरह से करूंगा तो ये इस हाथ की उंगलियां अब लेफ्ट साइड पे चली गई हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये सीधा हाथ है और ये उलट हो गया। इन्वर्ट, इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं स्ट्रक्चर को। यहां पे देखें, इस स्ट्रक्चर में कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो इस साइड पे हैं, जैसे ही OH ने अटैक किया हाइड्रोजन दूसरी साइड पे चले गए। तो हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर उलट हो गया है। उलट हुआ है तो स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, और इन्वर्जन उलट के लिए बोलेंगे, ऑपोजिट के लिए बोलेंगे। तो 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये जो ना हमारे पास टॉपिक था SN2 के हवाले से। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जी बेटा। क्वेश्चन है SN2 से रिलेटेड जी बेटा, ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। कहते हैं SN2 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? पहले नंबर पे है रिमेन सेम, दूसरे नंबर पे है डिपेंड अपॉन द कार्बन एटम, तीसरे नंबर पे है गेट्स इन्वर्टेड, और चौथे नंबर पे है डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिसिटी ऑफ द हैलोजन। तो बेटा ये मैं आपको बता चुका हूं कि SN2 में जो इन्वर्जन है वो 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्ट्रक्चर उलट जाता है। तो यहाँ पे फिर चार्ली ऑप्शन ठीक होगी, गेट्स इन्वर्टेड, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पहले आ जाएगा, फिर सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो पहली ऑप्शन में टर्शरी नंबर 1 लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में उसने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को पहले लिखा लेकिन उसके बाद टर्शरी लिख दिया है तो ये भी गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पहले लिख दिया, ये भी गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन में प्राइमरी सबसे पहले नंबर पे है, फिर सेकेंडरी है, देन टर्शरी है। तो बेटा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने अभी बोर्ड पे लिखा था उसी से रिलेटेड ये MCQ है। तो प्राइमरी नंबर 1, सेकेंडरी नंबर 2 एंड टर्शरी नंबर 3। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन।
जी बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट टॉपिक है SN1 रिएक्शन। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 1 फॉर यूनिमोलेकुलर रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। तो इसको भी हम पहले रिएक्शन को समझेंगे, देन उससे रिलेटेड पॉइंट्स की तरफ आएंगे। जी बेटा, ये है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अगर उसके साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड कैटेगरी में आता है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। इसमें क्या होता है, मैं इसको यहां पे दोबारा से बना रहा हूं। ये बड़ा मैंने टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के हर एक बॉन्ड को अलग-अलग मेंशन कर दिया, एक्सपैंड करके लिख दिया। इसमें बेटा देखें कि अगर OH न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक करना चाहता है, अटैक पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लोरीन भी पार्शियल नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्लोरीन OH को रिपेल कर देता है, तो सामने से तो अटैक पॉसिबल नहीं है। OH ऑपोजिट साइड से आता है, इस कार्बन तक पहुंचना चाहता है, लेकिन ये देखें, ये एटम्स का एक हजूम है। हजूम की वजह से वो OH उस अल्फा कार्बन तक नहीं पहुंच पाता जिस पर जाके OH ने अटैक करना है। तो इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक का लफ्जी मतलब है क्राउड और हिंड्रेंस का मतलब है रेजिस्टेंस, के एटम्स के हजूम की वजह से, क्राउड की वजह से वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अल्फा कार्बन तक नहीं पहुंच पा रहा। तो फ्रंट साइड से जिधर पहले से क्लोरीन अटैच है, पहले वाला न्यूक्लियोफाइल उसे अटैक नहीं करने दे रहा, ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल रिपेल कर रहा है ड्यू टू सेम चार्ज। और ऑपोजिट साइड पे जिधर पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो जो आने वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको एटम्स के हजूम की वजह से एक मुजाहमत का सामना है, रेजिस्टेंस का सामना है कि वो उस कार्बन तक पहुंच नहीं पा रहा जिस पर जाके उसने अटैक करके तो पहले वाले न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करना है। सो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट काम जो प्ले कर रहा है अपना, वो है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर पोलर सॉल्वेंट है, वो हम इसमें ऐड करेंगे, यानी अल्काइल हैलाइड को, टर्शरी अल्काइल हैलाइड को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, वो इसे आयोनाइज करेगा। तो बेटा आयोनाइजेशन होती है, हेट्रोलिटिक फिशन होती है। हेट्रोलिटिक फिशन क्या होती है जी, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटने पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोराइड आयन, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बोकैटाइन। अब इसमें भी कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड रह गए। सेंट्रल कार्बन एटम जिसके साथ क्लोरीन अटैच था, उसके 3 जो ना बॉन्ड रह गए। यहां पे पहले कार्बन के 4 बॉन्ड थे, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, sp3 से sp2, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है। फिर वो जो कार्बोकैटाइन बनता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वो जो 3 बॉन्ड रह गए, अब OH उस पर अटैक करता है। अगर OH बेटा इधर से अटैक करे तो OH इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन अगर OH बेटा ऑपोजिट साइड से अटैच कर दे इधर से, तो इसके अटैक होने की वजह से सारे CH3 दूसरी तरफ चले जाएंगे। पहले केस में OH इधर से अटैक कर रहा था, सारे CH3 इधर, ये बन गया। अगर OH इधर से अटैक करता है, सारे CH3 उधर, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो हम इनको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। रिटेंशन लफ्ज रिटेन से है कि जैसे पहले वाले केस में सारे CH3 इस साइड पे थे, हम इसे राइट साइड कह देते हैं, तो प्रोडक्ट में भी सारे CH3 राइट साइड पे हैं, ये रिटेन हुआ है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर CH3 दूसरी साइड पे चले गए तो ये ऑपोजिट हो गया, इसको हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। तो दोनों के बनने के चांसेस 50-50 हैं। SN2 में हमने पढ़ा था कि उसमें 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन,
यहाँ पे 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा। तो दोनों केसेस 50-50% है। इसको फिर हम कहते हैं कि ये रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को राइट साइड पे रोटेट करने वाले हों और 50% जो है वो लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करने वाले हों, तो हम कहते हैं कि ये दोनों चीजें 50-50% हो गई हैं। तो फिर लाइट कहीं भी रोटेट नहीं होती, ना वो राइट साइड पे ना लेफ्ट साइड पे, क्योंकि अगर वो 50% मॉलिक्यूल की वजह से राइट साइड पे जाना चाहती थी तो 50% मॉलिक्यूल उसे लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देते थे, तो वो लाइट सीधी पास हो जाती थी। तो इसे हम रेसिमिक मिक्सचर का नाम देते हैं बेटा। तो यहां पे अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो क्या बनेंगे? सबसे पहली बात, यूनिमोलेकुलर रिएक्शन इन आरडीएस। जो पहला स्टेप है बेटा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, आरडीएस बोलते हैं, स्लो स्टेप है क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। दूसरे स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, आइंस आपस में मिलते हैं, वो फास्ट स्टेप होता है, तो उसकी जो स्पीड है या रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है, इसलिए लिख दिया यूनिमोलेकुलर रिएक्शन इन आरडीएस के रेट डिटरमिनिंग स्टेप में या स्लो स्टेप में वो एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, दैट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर मीन कि उसके स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, इसलिए उसका ऑर्डर 1 है। तो उसी से रिलेटेड रेट इक्वेशन बनेगी, रेट इज इक्वल टू के R3CX पावर 1, दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर 1 है। यहां जो पावर होती है वो ऑर्डर को डिसाइड कर रही होती है। इसमें न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है? पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ने आयोनाइज किया, कार्बोकैटाइन बनाया, अब उस कार्बोकैटाइन पे वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, क्योंकि पहले वाला न्यूक्लियोफाइल आयोनाइज होकर सेपरेट हो चुका है, इसलिए इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पहले बता दिया, sp3 से sp2 होती है, रेट इक्वेशन भी डिस्कस हो गई। इट इज स्पेसिफिक फॉर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये बेटा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड स्पेसिफिकली शो करते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं। अब यहां पे पॉइंट आता है जो मैंने लिखा हुआ है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैन आल्सो शो दिस, और मैंने आपको कुछ देर पहले यहां भी बताया था कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैन आल्सो शो दिस। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 भी शो कर रहा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 भी शो कर रहा है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि वो किस वक्त SN1 शो कर रहा है, किस वक्त SN2 शो कर रहा है? तो बेटा पोलर सॉल्वेंट, अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट में है तो SN1, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में है तो फिर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और आखिरी चीज है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टर्शियरी नंबर 1 पे आ गए, सेकेंडरी नंबर 2 पे, और प्राइमरी सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे फॉर SN1। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ गया बेटा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ MCQs जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला MCQ जो है इससे रिलेटेड वो आपके सामने बेटा, इस MCQ में कहता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर SN1 एंड SN2। कहता है कौन सी बात SN1 SN2 के हवाले से इनकरेक्ट है? मैकेनिज्म रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड, 2 टाइप्स ऑफ SN रिएक्शन। ये बेटा अब नीचे ऑप्शंस दी गई हैं। SN1 पहली ऑप्शन लिखी हुई है, SN1 के नीचे इट इज यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। फिर उसी तरफ दूसरी तरफ जो है वो SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन, उसके नीचे पहली ऑप्शन है इट इज बायोमोलेकुलर रिएक्शन। पहली बात सही है बेटा। सेकंड ऑप्शन है SN1 के नीचे लिखा हुआ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये गलत हो गया। SN1 फर्स्ट ऑर्डर है, SN2 सेकंड ऑर्डर है, और SN2 के नीचे फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ये बातें उलट लिखी हुई हैं और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी बेटा, ये आंसर है। चार्ली ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन इज R3CX, यानी टर्शियरी नंबर 1, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ SN2 मैकेनिज्म उसमें प्राइमरी नंबर 1 पे, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो चार्ली ऑप्शन ठीक है बेटा। डेल्टा ऑप्शन है इट इन्वॉल्व 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैंने भी आपको SN1 में बताया कि 50% इन्वर्जन होती है, 50% रिटेंशन होती है, और जो SN2 था उसमें बताया था कि 100% इन्वर्जन होती है। तो डेल्टा ऑप्शन भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अल्फा, चार्ली, डेल्टा ठीक है, बीटा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन। पहली ऑप्शन है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे बेटा डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उस पर भी डिपेंड किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होंगे तो ज्यादा जल्दी SN1 रिएक्शन शो करेंगे, ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है बेटा। स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल,
तो यहाँ पे मैंने भी पॉइंट समझाया था आपको कि SN1 रिएक्शन जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर इसका आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन। जो बेटा आखिरी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, 50% चांस ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड 50% चांस ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इसमें होता है। दोनों चीजें 50-50 हैं, इसलिए इसको रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। जी बेटा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम दोबारा से 1 बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का ये नाम क्यों रखा गया है? एलिमिनेशन का मतलब है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का बनना। अब इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर ली जाए, उसे अल्कीन बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन से मुराद है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जैसे यहाँ पे देखें, ये बेटा एक अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl, अल्कोहलिक KOH जो है वो यहाँ पे एलिमिनेशन करेगा। कैसे करेगा जी? जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से बेटा हाइड्रोजन माइनस होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों जो हाइड्रोजन है इनमें से कोई एक हाइड्रोजन माइनस होना है, और उस हाइड्रोजन के जाने से ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन टू हाइड्रोजन ये इधर शिफ्ट होना है, जो डबल बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन समेत यहां से चला जाएगा। जो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ तो ये आ गया जी, KCl आ जाएगा, प्लस आगे बेस, वो बेस जो यहां से आएगी जिसने आके बेसिकली रिएक्शन को स्टार्ट करना है। तो बेस वो स्पीशी है जो हाइड्रोजन पे अटैक करती है। तो बेटा बेस आती है, हाइड्रोजन पे अटैक करती है, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड कार्बन टू कार्बन के दरमियान शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड बनता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन समेत यहां से निकलता है, पोटाशियम के साथ मिलकर KCl बन जाता है। अब हमने यहां पे कॉन्सेप्ट जो समझना है वो बेस के बारे में है। अल्कोहलिक KOH जब आयोनाइज होता है तो OH आयन और पोटाशियम आयन बनते हैं। OH आयन एक जो ना बेस के तौर पे ऐड कर सकता है, लेकिन अल्कोहल जब आयोनाइज होती है तो एथोक्साइड और H आयन बनते हैं। अब 2 नेगेटिव आयन हमारे पास आ गए बेटा। इन दोनों नेगेटिव आयन में हमने ये देखना है कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, उसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इन दोनों में ये जो हमारे पास दोनों नेगेटिव आयन आए, इनमें ये ज्यादा अच्छी कॉन्जुगेट बेस है। ये दोनों जो है ना वो आपस में आयोनाइज होने के बाद आयन्स बने, ये भी आयोनाइज होकर आयन बना, ये भी आयोनाइज होकर आयन बन गया। अब 2 नेगेटिव आयन है हमारे पास। इन दोनों में बेटा जो OH नेगेटिव आयन है उसकी जो हमारे पास Ka वैल्यू, वाटर से अगर हम बात करें कि वाटर को अगर आयोनाइज करवाया जाए तो उसमें से OH आयन बनते हैं, और अल्कोहल को अगर आयोनाइज करवाया जाए तो उसमें से जो OH आयन बनते हैं, तो वो जो बेस रिलीज होने की एबिलिटी है, OH आयन बनाने की एबिलिटी है, वो वाटर में KOH में ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो चीज हाइड्रोजन पे अटैक करे वो कौन सी अच्छी बेस होगी। तो हाइड्रोजन पे अटैक करने के हवाले से जो एथोक्साइड आयन है वो ज्यादा अच्छी बेस है। यानी हम इसको किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, इसको हम डिसाइड करें Ka वैल्यू पे। देखिएगा जरा, इसको मैं यहां पे साइड पे लिख रहा हूं। HCl है बेटा आपके पास, HCl को वाटर में आयोनाइज करवाया जाए तो H आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। इसी तरह से वाटर है, वाटर अगर आयोनाइज होता है तो H आयन और OH आयन बनेंगे। अब यहां पे 2 नेगेटिव आयन आए, एक बेटा क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है और एक OH नेगेटिव आयन है। हमने ये देखना है कि यहां पे कॉन्जुगेट बेस, ये जो Cl नेगेटिव है और ये जो OH नेगेटिव है, इन दोनों में डिसाइड करना है कि कॉन्जुगेट बेस कौन सी ज्यादा बेहतर है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होती है, क्योंकि जो HCl वो एक अच्छा एसिड है, वो फौरन आयोनाइज होगा, वो 100% आयोनाइज होगा। ये जो क्लोरीन है इसका दोबारा H आयन एक्सेप्ट करके रिएक्शन को वापस लेके आना स्लो होगा, क्योंकि क्लोरीन ने तो हाइड्रोजन से जान छुड़वाई है, वो तो फौरन H आयन को छोड़ देगा। वाटर अपने H आयन को जल्दी नहीं छोड़ता, यानी अगर OH को मौका मिले तो फौरन H आयन को एक्सेप्ट कर लेगी।
इसी तरह से बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में वीक एसिड कौन सा था, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये वीक एसिड हुआ, तो वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह से यहां पे अगर बात की जाए तो इन दोनों में वीक एसिड कौन सा है, तो बेटा अल्कोहल वीक एसिड है इसके मुकाबले में, KOH के मुकाबले में। तो फिर ये जब आयोनाइज होता है H आयन छोड़ता है और C2H5O नेगेटिव आयन बनाता है, एथोक्साइड आयन हम इसे कहते हैं। ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाती है। अब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ये H आयन पे फौरन अटैक करती है क्योंकि ये वीक एसिड था। ये कॉन्सेप्ट, ये वीक एसिड, इसकी कॉन्जुगेट बेस इंतहाई स्ट्रॉन्ग। अब ये बेस, दिस वन, ये बेस है जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं C2H5O नेगेटिव। अभी हमने कुछ देर पहले जब डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल भी बेटा नेगेटिव आयन होता है, ये भी नेगेटिव आयन है। तो बच्चे के ज़हन में सवाल आता है कि बेस में और न्यूक्लियोफाइल में क्या फ़र्क है। जो चीज़ कार्बन पे अटैक कर रही होती है वो न्यूक्लियोफाइल होती है, जो हाइड्रोजन पे अटैक कर रही होती है वो बेस होती है। ये बेटा एक बड़ा नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, ये कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं अटैक कर सकता बेटा, ये क्लोरीन है। अगर मैं फर्ज करें जी एथोक्साइड आयन को इधर लिखता हूं तो ये एक बड़ा नेगेटिव आयन है, ये अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन सामने मौजूद है, दे रिपेल ईच अदर। ये ऑपोजिट साइड पे आया, अब अगेन एटॉमिक साइज, आयनिक साइज तो नहीं रहना है उसका, वो आके उस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि दरमियान में ये CH3 आ रहा है। तो फिर इस C2H5O नेगेटिव एथोक्साइड आयन का आसान शिकार है वो हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन से अटैच है। तो बीटा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन जो 3 हाइड्रोजन है, किसी एक पे ये अटैक करता है, अटैक करके हाइड्रोजन को निकालता है, अपने साथ जोड़ के ये BH बन गया, बेस ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया और वो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। उस बॉन्ड के इधर शिफ्ट होने से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया। ये है बीटा एलिमिनेशन। इसमें 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए इसलिए इसको बायमोलेकुलर एलिमिनेशन का नाम दिया जाता है। ये बीटा एलिमिनेशन की फर्स्ट टाइप आ गई हमारे पास, बायमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए होगी। इसमें वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो हमने SN2 में पढ़े थे, वो सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। क्या क्या पॉइंट थे कि ये एक बायोमोलेकुलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp3 से sp2 में चेंज होती है। हम इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड और बेस पे उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। इट इज स्पेसिफिक फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बट सेकेंडरी कैन आल्सो शो दिस। ये सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन इसमें वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाला टॉपिक नहीं आना। अब आते हैं E1 पे। E1 और SN1 के पॉइंट सेम है। E1 और SN1 दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि E1 और SN1 दोनों टर्शरी अल्काइल हैलाइड के लिए होते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, पोलर सॉल्वेंट हम इसमें ऐड करते हैं, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, उसमें ये आयोनाइज होता है, कार्बोकैटाइन बनता है, हैलाइड आयन सेपरेट हो जाता है। अब उस कार्बोकैटाइन को जो कार्बन के साथ 3 CH3 थे, अगर कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हाइड्रोजन पर अटैक करे, ये जो कार्बन के साथ 3 CH3 है, ये 2 CH3 वैसे के वैसे ही आ गए, ये तीसरे CH3 को एक्सपैंड करके लिखा है बेटा। बेस आके अटैक करती है उस हाइड्रोजन पे, दैट इज बीटा हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करती है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 CH3, ये बेटा अल्कीन बन गया। साथ वो बेस जो है वो हाइड्रोजन के साथ सेपरेट हो गई। तो इसमें भी सारी बातें वही आ जाएंगी। क्या जी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग का है, स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग है, उसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। दूसरे नंबर पे सेकंड रिएक्शन फास्ट होता है, उसमें एलिमिनेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की चेंज होती है, पोलर सॉल्वेंट को यूज किया जाता है। इसमें बस वो पॉइंट नहीं आना कि जी रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रही होती है, वो यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनने की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन के चेंज होने की वजह से उसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर बन चुकी है। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर में जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप को फॉलो कर रहा होता है। ये तो आ गया इसका कॉन्सेप्ट। अब एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि E1 और SN1 दोनों एक दूसरे के कंपीटिंग रिएक्शन है। कंपीटिंग रिएक्शन मीन दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं, यानी पहला स्टेप दोनों का सेम है,
सेकंड स्टेप में हमारे पास अल्कीन भी बन रहा होता है, और अगर फर्ज करें कि वो बेस की जगह पे आप OH लगा दें तो OH का लगने से अल्कोहल भी बनना शुरू हो जाएगा। तो अल्कोहल भी बन रहा होता है, अल्कीन भी बन रहा होता है, दोनों फिर एक दूसरे के कंपीटिंग रिएक्शन या साइड रिएक्शन कहलाते हैं कि दोनों ही चल रहे हैं, दोनों में ही जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे होते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि E1 और SN1 में फर्स्ट स्टेप सेम होता है। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, हम उनको डिस्कस करने से पहले एक कंपैरिजन बेटा आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1 मैकेनिज्म। E1 जो है वो यूनिमोलेकुलर है, जैसे बता दिया मैंने, SN1 की तरह से है, और E2 SN2 की तरह से बायोमोलेकुलर है। E1 का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा और E2 का जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा होगा। जो E1 है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन और सेकंड स्टेप में बेस अटैक करती है। जो E2 है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से E1 टर्शरी के लिए सबसे ज्यादा फास्ट, सेकेंडरी के लिए उससे कम और प्राइमरी के लिए सबसे कम, और जो E2 है वो प्राइमरी के लिए सबसे ज्यादा फास्ट, फिर सेकेंडरी देन टर्शरी अल्काइल हैलाइड के लिए फॉलो करेगा। तो जी बेटा अब इससे रिलेटेड MCQs देखें। पहला MCQ आपके सामने है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एन अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। जी बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि एलिमिनेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से भी अल्कीन बनता है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। पहली ऑप्शन ही एलिमिनेशन है और यही इसका आंसर है, क्योंकि बीटा ऑप्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन है, डिहाइड्रेशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होती बल्कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। चार्ली ऑप्शन जो है वो ऑक्सीडेशन वो भी नहीं हो रही, कंडेंसेशन भी यहाँ पे नहीं हो रही। कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेशन यानी अल्फा ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डज नॉट इन्वॉल्व बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। कहते हैं कौन सी जो अल्कोहल है जो अल्कीन नहीं बनाएगी, जो एलिमिनेशन नहीं करेगी यानी डिहाइड्रेशन नहीं होगी अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो बेटा पहली ऑप्शन जो है, मैं सारी ऑप्शन यहां पे लिख लेता हूं, देन हम इनको डिस्कस करते हैं। जी बेटा मैंने सारी ऑप्शंस यहाँ पे लिख ली हैं, अब हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। जी बेटा ये पहली ऑप्शन है, दैट इज 1-ब्यूटानोल। डिहाइड्रेशन के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है बीटा हाइड्रोजन का होना। अल्फा कार्बन तो वो है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जब आप इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 से मिलाएंगे उसे डिहाइड्रेट करेगा। डिहाइड्रेट के लिए OH अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, इसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1-ब्यूटीन बनेगा बेटा। अब बीटा ऑप्शन पे आ जाते हैं, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल भी कहते हैं। अल्फा कार्बन से तो OH जाना है, बीटा कार्बन ये तीनों ही है, किसी एक से हाइड्रोजन को माइनस कर दें और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी इस अल्फा में फर्ज करें जी यहां से आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो कुछ यूं बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, दैट इज 2-मिथाइल 1-प्रोपीन। ये डिहाइड्रेशन के बाद अल्कीन बन गया। इस केस में आ जाए, अल्फा कार्बन के साथ बेटा 2 बीटा जो ना कार्बन मौजूद है, उनमें से किसी एक से हाइड्रोजन माइनस होना है, तो अल्फा से OH माइनस हो जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन माइनस होगा। फर्ज करें जी दोनों में डबल बॉन्ड आता है तो ये 1-प्रोपीन बन जाएगा हमारे पास। लेकिन जब यहां पे आते हैं हम, ये नियोपेंटाइल अल्कोहल है। नियोपेंटाइल अल्कोहल में अल्फा कार्बन के पास तो OH है लेकिन बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। OH तो चला गया, जब तक बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो नियोपेंटाइल अल्कोहल है जिसको 2,2-डाइमिथाइल 1-प्रोपेनॉल भी कहते हैं, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेट नहीं होगा। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बेटा डेल्टा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट एक कंपैरिजन आपके सामने है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन।
इनमें क्या कंपैरिजन है, इनमें कंपैरिजन में देखें लिखा हुआ जी एसएन रिएक्शन के नीचे एसएन रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये ज्यादा पोलर सॉल्वेंट में जो ना वो अकर हो रहा होता है, और जो बीटा एलिमिनेशन है ये जरा लेस पोलर, जैसे अल्कोहल्स वगैरह हैं और अल्कोहलिक KOH हम इसमें यूज करते हैं तो उसके अंदर ये जो ना परफॉर्म किया जा रहा होता है। नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है वो आपको समझा दिया मैंने कि अल्काइल हैलाइड पर जब अल्कोहलिक KOH अटैक करता है, जो बीटा एलिमिनेशन के नीचे लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड पर जब अल्कोहलिक KOH अटैक करता है तो अल्कीन बनता है, जो ना वो वाटर बनता है और साथ ब्रोमाइड आयन जो कि KBr वगैरह बन जाते हैं। और इधर एसएन रिएक्शन के नीचे जो रिएक्शन है Br को OH रिप्लेस करता है, इसमें मोस्टली एक्वस KOH हम यूज करते हैं, तो वो एक्वस KOH में जो OH आयन है वो कार्बन पे अटैक करके ब्रोमीन को रिमूव कर देते हैं, तो अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड आयन वगैरह बन जाते हैं। इन एसएन रिएक्शन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइलिक कार्बन एटम अल्फा कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक करता है। मैंने अभी आपको न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस बताया था कि बेस वो नेगेटिव आयन है जो हाइड्रोजन पे अटैक करती है और न्यूक्लियोफाइल वो नेगेटिव स्पीशी है जो कार्बन पे जाके अटैक कर रहा होता है। तो बीटा एलिमिनेशन में बेस होती है जो हाइड्रोजन पे अटैक कर रही होती है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो नेगेटिव स्पीशी है वो जाके कार्बन पे अटैक कर रहा होता है। तो फिर न्यूक्लियोफाइल और बेस में यही डिफरेंस है बेटा, और यहाँ पे यही लिखा हुआ है इन बीटा एलिमिनेशन बेस अटैक्स ऑन द बीटा हाइड्रोजन, ये मैंने बता दिया आपको पहले। और आखिरी बात है टेक्स प्लेस कंपैरेटिवली एट लो टेम्परेचर। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये लो टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं और बीटा एलिमिनेशन ज्यादा टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट MCQ जो है, फॉर विच मैकेनिज्म इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम। मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया कि किस किस केस में पहला रिएक्शन पहला स्टेप सेम होता है, E1 और SN1। तो बेटा E1 और SN1 में अल्फा ऑप्शन यही इसका आंसर है जो मैच कर रहा है, क्योंकि बीटा ऑप्शन में SN2 और SN1 और E2 लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन में E2 और SN2 लिखा हुआ है ये भी गलत हो गया, और डेल्टा ऑप्शन में E1 और E2 ये भी गलत है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा अल्फा ऑप्शन E1 एंड SN1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अल्काइल हैलाइड्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज। कहते हैं अल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है किसी भी दूसरे कंपाउंड के लिए, खासतौर पे न्यूक्लियोफाइल्स के लिए, बिकॉज पहली ऑप्शन है दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तो है लेकिन ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। बीटा ऑप्शन है दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड गुड लिविंग ग्रुप। चार्ली ऑप्शन है दे हैव न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एंड गुड लिविंग ग्रुप, और उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड बैड लिविंग ग्रुप। जी बेटा जब अल्काइल हैलाइड पे कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो पहले वाला न्यूक्लियोफाइल अगर तेजी से कार्बन को लीव करता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो फिर जो है ना वो ज्यादा बेहतर तौर पे रिएक्शन होता है। और चूंकि रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के फास्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि पहले वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से अल्काइल हैलाइड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो फिर इस बात को जो बीटा ऑप्शन है वो एक्सप्लेन कर रही है और यही बेटा इसका आंसर है। जी बेटा अब हमने जो डिस्कस करना है वो जो ना हमारे पास कुछ कंपैरिजन है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड MCQs करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल हर पॉजिटिव स्पीशी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल का लफ्जी मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो जिसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग हो गए। इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को ही लुईस एसिड कहा जाता है बेटा। तो फिर वो लुईस एसिड भी कहला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं पॉजिटिव आयन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इनमें दो कैटेगरीज हैं, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज कैरियर। बेटा न्यूट्रल में BF3 है, AlCl3 है। थर्ड ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है, FeCl3, SO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे के सारे इनमें जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। और एंड पे जो पॉजिटिव स्पीशीज हैं जैसे हाइड्रोजन आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड है, नाइट्रोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन है, ये सारे के सारे जो है वो अच्छे इलेक्ट्रोफाइल हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की बात करनी है तो फिर दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव स्पीशी है वो जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे क्लोरीन वगैरह आते हैं। और दूसरी शर्त यह है
कि उसका एटॉमिक साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल एटॉमिक या आयनिक साइज होना चाहिए। ये दो शर्तें जो पूरी करेगा वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम आते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिस पे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। तो न्यूक्लियस लविंग यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। जिन पे लोन पेयर हो वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पे डोनर हो, लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन पे डोनर होंगे वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रॉन पे डोनर को ही लुईस बेस कहते हैं, तो सारी लुईस बेसेस भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब आगे आते हैं वाटर। वाटर के पास लोन पेयर है, NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स आ गए हैविंग लोन पेयर्स। और फिर नेगेटिव अल्काइल नेगेटिव आयन है, CN नेगेटिव है, एसीटेट नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, या जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, बेंजीन है, ये सारे बेटा न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम आते हैं कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। इन दोनों बातों को उल्टा दें, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और लार्ज एटॉमिक साइज होना चाहिए। जैसे इन दो शर्तों को आयोडाइड आयन बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लार्ज एटॉमिक साइज है, तो आयोडाइड एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो फिर बेटा ये वाली जो शर्तें हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए और इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट भी साथ ही हमने क्लियर कर लिया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपैरेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल। कहते कौन सा ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल है। मैंने भी बताया अच्छे न्यूक्लियोफाइल की शर्तें हैं लार्ज एटॉमिक साइज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो स्मॉलर एटॉमिक साइज में होगा, वो वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। जैसे पहली ऑप्शन है CH3 नेगेटिव, फिर दूसरी ऑप्शन है बेटा NH2 नेगेटिव, तीसरी ऑप्शन है OH नेगेटिव और लास्ट ऑप्शन है फ्लोराइड नेगेटिव। फ्लोराइड बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब अगर इस पर नेगेटिव चार्ज हो भी तो ये किसी को डोनेट नहीं करेगा। ये एक वीक बेस है, ये इलेक्ट्रॉन पे जो है डोनर नहीं है, अच्छा डोनर नहीं है। तो इट शुड बी वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल और इसका आंसर भी यही है बेटा, डेल्टा ऑप्शन। अब अगर ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो CH3 नेगेटिव है क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसकी। उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे NH2 नेगेटिव आएगा, तीसरे नंबर पे OH नेगेटिव आएगा और लास्ट पे फ्लोराइड आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे वो हमसे पूछता कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है तो CH3 नेगेटिव, उसने वीकर न्यूक्लियोफाइल पूछा तो फ्लोराइड नेगेटिव यानी डेल्टा ऑप्शन। ये बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। कहता है न्यूक्लियोफाइल को आप सिलेक्ट करें। पहली ऑप्शन है NH4 पॉजिटिव आ गया, ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। फिर दूसरी ऑप्शन है BF3, अभी बताया था आपको, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। चारली ऑप्शन है NH3, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लॉन पेयर होता है, ये ही न्यूक्लियोफाइल है बेटा। डेल्टा ऑप्शन है NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन है, ये भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो अल्फा बीटा डेल्टा ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और जो न्यूक्लियोफाइल है वो चार्ली ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्ट। कहते हैं सारे न्यूक्लियोफाइल हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है वाटर, न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी ऑप्शन है अमोनिया, न्यूक्लियोफाइल है। तीसरी ऑप्शन AlCl3, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। और डेल्टा ऑप्शन OH नेगेटिव, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे वो कह रहा था कि सारे न्यूक्लियोफाइल हैं सिवाय एक के। तो अल्फा भी न्यूक्लियोफाइल, बीटा भी न्यूक्लियोफाइल, डेल्टा भी न्यूक्लियोफाइल। AlCl3 जो वो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है और यही बेटा इसका आंसर है चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। जी बेटा ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद जो है वो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन आता है, देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन आता है और फिर जो है वो नर्सरी कार्बोकैटाइन आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे स्टेबल उसने पूछा हमसे। अब जो ऑप्शन हमारे पास है बेटा, उन ऑप्शन में पहला तो टर्शरी कार्बोकैटाइन है, सबसे स्टेबल इसे होना चाहिए था। बीटा ऑप्शन में सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ये दूसरे नंबर पे आ गया। चार्ली ऑप्शन बेंजीन आ गया बेटा, फिनाइल के साथ CH2 पॉजिटिव, ये बेंजाइल कार्बोकैटाइन है।
जिसमें बेंजीन आ जाए वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बन जाता है। तो फिर नंबर 1 पे बेंजीन कंटेनिंग कार्बोकैटाइन, दूसरे नंबर पे टर्शरी, तीसरे नंबर पे सेकेंडरी, चौथा नंबर पे प्राइमरी, देन पांचवें नंबर पे जाके नर्सरी कार्बोकैटाइन यानी CH3 पॉजिटिव आएगा। तो फिर यहाँ पे जो आंसर है डेल्टा ऑप्शन में तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, तो फिर यहाँ पे जो आंसर है वो चार्ली ऑप्शन होगा बेटा, अल्फा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर चार्ली यानी बेंजाइल कार्बोकैटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? लार्ज साइज, लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये दो शर्तें मैंने बताई थी। पहली ऑप्शन है Cl नेगेटिव, दूसरी ऑप्शन है Cl पॉजिटिव, तीसरी ऑप्शन है Cl2 और लास्ट ऑप्शन है Cl। जो लास्ट ऑप्शन है वो तो फ्री रेडिकल है, वो तो कैटेगरी से बाहर निकालते हैं। अब Cl पॉजिटिव बीटा ऑप्शन है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है कैटेगरी से बाहर। अब अल्फा और चार्ली, जो चार्ली ऑप्शन है वो Cl2 है, लॉन पेयर होता है उसके पास, लेकिन वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो चुका हुआ है। और जो अल्फा ऑप्शन है वो क्लोराइड आइन है, उसमें नेगेटिव आइन है, यानी अपने जो उसके इलेक्ट्रॉन थे उससे ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट हैज एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन मोस्ट रेडिली, ये ज्यादा जल्दी तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर जो ना वो डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसे डोनेट करेगा, तो ज्यादा अच्छा जो ना न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अल्फा ऑप्शन बना, क्लोराइड आइन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सिलेक्ट न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। कहते हैं न्यूक्लियोफाइल आप बताएं जो एग्जांपल्स दी गई हैं। अल्फा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। बीटा ऑप्शन NH2 नेगेटिव, ये बेटा न्यूक्लियोफाइल है। चार्ली ऑप्शन जो है वो NO2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल। और डेल्टा ऑप्शन NH4 पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। तो फिर यहां पर NH2 नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है यानी बीटा ऑप्शन बेटा। ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।